मैं हूँ आपकी मेजबान शाज़े कियानी। आज मैं अपने साथ रोशन सितारे में जिस रोशन सितारे के साथ हाजिर हुई हूँ वो एक जर्नलिस्ट हैं, नेशनल न्यूज रीडर हैं, हिंदी एंकर पर्सन हैं, शायरा हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, जर्नल कॉलम निगार हैं। इसके अलावा बहुत सा कुछ करती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर का आगाज किस तरह से किया, आइए जानते हैं शमा सिद्दीकी से। बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने मुझे याद किया और आज आप मुझसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे घर आए हैं। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में और वाकई मैं जिंदगी के इस सफर से मैं यहाँ तक पहुंची, मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। और जिंदगी के सफर का आगाज तो बहुत बचपन से रेडियो पाकिस्तान से किया। शौक था बोलने का। शौक बोलने का कैसे पैदा हुआ मेरे अंदर कि मेरे वालिद साहब थे, वो कहते थे मेरे बच्चे जिंदगी की हर फील्ड में हर जगह पर सबसे आगे हों। जैसे स्कूल में डिबेट्स होती हैं तो वो कहते थे इसमें पार्टिसिपेट किया करो, हम हिस्सा लेते थे। वो हमें स्पीच लिख कर दिया करते थे और सुबह मॉर्निंग में जब फजर के बाद हमारे घर में बड़े कद आदम शीशे में आईने लगे हुए थे, वो सामने सोफे पर बैठकर कहा करते थे सामने देखो और अपनी तकरीर शुरू करो। और जब हम तकरीर शुरू करते थे वो हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज बताते थे कि आपने कहना है मेरी अजीज साथियों, मोअज़्ज़िज़ सामीन और मेरी असातिज़ा कराम, तो आपने ऐसे करके नहीं कहना, आपने उनकी तरफ मूव करना है। और इस तरह से डिटेल बताया करते थे कि आपने इस तरह स्पीच करनी है। और एंड में वो कहा करते थे कि अपने दिमाग को बहाल रखना है आपने, और आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना, इसलिए कि हमने आपको बहुत अच्छी स्पीच लिख के दी है। आपने बहुत अच्छी यहाँ पर हमारे सामने इसको रिहर्स भी किया है और मुझे उम्मीद ये है कि आप फर्स्ट प्राइज लेकर आया करेंगी। और जनाब होता यही था, हमने स्कूल गए पहले या दूसरे नंबर पे, जब भी स्पीच हमारा नंबर आया कानों में वालिद साहब की आवाज गूंजा करती थी कि बेटा डरना और घबराना नहीं है, अपने दिमाग को बहाल रखना है, आप बहुत अच्छी स्पीच कर सकती हो। ये बात जब कानों में आती थी ना तो इत्तेमाद और बहाल होता था और मैं फर्स्ट प्राइज ही लेकर आया करती। शमा, लिखने का शौक कैसे पैदा हुआ? लिखने का शौक है कि स्कूल में ही मैंने अपनी पहली नज़म की कही थी। लिखने का शौक इस तरह भी पैदा हुआ कि मेरे वालिद साहब जो है वो थोड़ी सी शायरी किया करते थे और मुझे ये चीजें अच्छी लगती थी कि वो बोलते हैं, बड़ा अच्छा उनका अंदाज था और वो फिर उसको शेरों में डाला करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं शाजिया, जो लिखने वाले लोग होते हैं ना वो बड़े हसास होते हैं लिखने, और वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनको एक जरिया, एक कलम नजर आता है। अब तो इस दौर में बहुत मीडिया का दौर है, हम अपनी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं, हजारों लाखों लोगों तक सेकंड्स में पहुंच जाती है। जब हमारा बचपन था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बचपन में ये था कि हमने अपनी बात किसी को पहुंचानी है, हमें बहुत मुश्किल लगता था। अब फिर जब मैं कॉलेज के दौर में पहुंची तो मुझे अखबार का, मुझे पता चला कि अखबार के जरिए मेरे अंदर जो दिल के बातें हैं जिनको मैं महसूस करती हूँ कि ये हमारे माशरे में चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, तो मैंने लिखने का आगाज किया। दिल की दबी बातें, यानी कि आपने जो मेरे अंदर हसास जज्बे थे ना, जिन चीजों को देखकर मैं, आप ये कहें कि उदास हुआ करती थी, कूड़ा करती थी कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने लिख कर किया। तो इस तरह मैं कॉलम राइटर, आर्टिकल राइटर हूँ, मैं शायरी भी करती हूँ और मेरी शायरी में आपको कोई महबूब वाली शायरी नजर नहीं आएगी। मेरी किताबें आपने लिखी उनका उनमें जी मैंने पंजाबी में शायरी भी की है। पंजाबी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है और हम पंजाब के रहने वाले हैं। मैं कहती हूँ हमारी ये नाअहली होगी अगर हमें पंजाबी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मैंने पंजाबी सीखी, मुझे आती है पंजाबी, उसमें मैंने शायरी की। और जब मैंने पंजाबी शायरी की तो वो बात ये थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा था, ऐसे ही कुछ सख्त लड़ाई नहीं थी। तो मैं बैठी, तो वो मुझे डांट रहे थे, मैं हंस रही थी, मेरे पास डायरी थी मेरी, मैं लिख रही थी, मैंने पूरी नज़म उन पर लिख डाली। और वो नज़म अगर आप कहें तो सुना, क्यों नहीं, जरूर। तो पहली जो मेरी पंजाबी नज़म है, फॉर माय हस्बैंड, कि निक्कियां निक्कियां गल्लां होते एवं ना तू रुस्या कर, निक्कियां निक्कियां गल्लां होते एवं ना तू रुस्या कर, मेरे प्यार दी गल्लां जाके लोकां नू ना दस्या कर, जदों दी तेरे ना दी माला गल विच अपने पाई है, लोकी सारे कहंदे ने शदाई ना तू बणिया कर, प्यार दा वल है बहुती औखा एक बारी फिर सोच ले, प्यार दा वल है बहुती औखा एक बारी फिर सोच ले, जेड़े कम नहीं तेरे वसदे तू वो कम ना करया कर। अब आगे शेर मुलायजा कीजिए, वास्ता है रब दा तैनू कदे ते बंदा बनिया कर, वास्ता है रब दा तैनू कदे ते बंदा बनिया कर, इन्ने नेड़े आके मैनू घूर के ना तकिया कर।
अब आखिरी शेर है जी, शमा दी लौते मुक जानी है अगे फिर अनेरा है, शमा दी लौते मुक जानी है अगे फिर अनेरा है, फिक्रा मैनू तेरियां नी इन्ना प्यार ना करया कर। वाह, जबरदस्त। जी ये, और मैं हैरान थी जब मैंने अपनी दोस्तों को दिखाई कि इसमें रिदम काफिया सब कुछ एग्जैक्ट है, परफेक्ट बैठ रहा है। तो कहती मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने पूरी किताब लिख डाली ओकिया रावा, और इस किताब का नाम मैंने कहा, उसका एक शेर है कि रावा जिनिया ओखिया सन जज्बे उन्ने सच्चे सन, रावा जिनिया ओखिया सन जज्बे उन्ने सच्चे सन, मिट्टी दे असी बंदे होके कंडियां दे विच रुले सन। आप समझे मेरी सारी राम कहानी यही है। मैंने बड़ी स्ट्रगल की, अपने आप को किसी भी फील्ड में गई अपनी जगह बनाने के लिए। आपको पता है इस जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अपनी जगह लेग पुलिंग बहुत है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। थ्रू प्रॉपर अगर चैनल आप जा भी रहे हैं ना, आपके लिए बहुत रुकावटें खड़ी की जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मेरी 25 साल की यात्रा जो है, तो उसमें मुझे बड़ी कठिनाइयां नजर आती हैं, बड़ी रुकावटें नजर आती हैं, और मगर मैं अपने वालिद के बाद अपने शौहर की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने समझे मेरा हाथ पकड़ा इस मीडिया के उसमें, उन्होंने मुझे इजाजत दी कि तुम जाओ। और रेडियो पर जब मैं गई तो मेरी फैमिली से भी बहुत से इतराजात होते कि ये नहीं जाएगी रेडियो पे, और मेरे हस्बैंड कहते ये जाएगी। मेरे साथ आपको फुली सपोर्ट अपने हस्बैंड, मुझे अपने हस्बैंड से मिली। आपने जब रेडियो की इब्तिदा किए तो आपका उस्ताद कौन था? मेरी उस्ताद है रिफत कयूम, जो आजकल वहां पर कंट्रोलर हैं इस्लामाबाद रेडियो में। मैं उनके पास गई, उनको ऑडिशन दिया, उन्होंने ऑडिशन लिया तो बड़ी क्लैपिंग की कि ये बहुत अच्छा बोलती है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है लड़की की बहुत अच्छी है। जाहिर है जब हम लिखते हैं तो हम अपने जेर जबर पेश होने की चीजों का ख्याल रखते हैं, और इसमें मेरी अम्मी का बड़ा किरदार है कि अम्मी ने, हम मेरे ख्याल में तीसरी क्लास में थी तो मैं फर उर्दू पढ़ लेती थी। अम्मी ने हमें घर में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते पढ़ाती रहती थी। पढ़ाते किस तरह थी कि अल्फाज की अदायगी हमें अदायगी कैसे है जी, और फिर कॉन्फिडेंस जो मैं कहती हूँ कि मुझे बोलने का आया, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरे फादर साहब ने किया। वो बहुत बिजी थे, बिजनेसमैन थे, उनके पास सैटरडे हुआ करता था, संडे को ऑफ होता था, जब कि भाई मेरे साथ खाना खाना है, डिनर हम साथ करते थे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें सुला नहीं सकती, क्योंकि डिनर हमने वालिद साहब के साथ करना है, और उसमें हमारे पूरे हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा भी होता था, किस टेस्ट में किसके नंबर कम आए हैं, और सारी हमारी कॉपीज वगैरह चेक हुआ करती थी, सारा कुछ। तो उसमें हमें शाबाश भी मिलती थी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था हमारे टेस्ट में नंबर कम होते तो हमें डांट भी पड़ा करती थी। तो कॉन्फिडेंस मुझे अपने वालिद साहब की तरफ से आया, वो भी हमें खड़े होकर एक टॉपिक दिया करते थे हर सैटरडे को कि इस पे 3 मिनट का बोलो, आप स्पीच करो, और हमें नहीं पता होता था कि ये मौजू क्या है, ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका जवाब हम कैसे, और हम देते थे। कभी इस गलती पे हमें डांट नहीं पड़ी। अगर हम कोई गलत बात करते तो हमें बताते थे बेटा ये बात इस तरह से करें। तो इस तरह फिर आगे गाड़ी चलती रही। क्लास में भी हम सबसे आगे दौड़ दौड़ के हर स्पीच में हिस्सा लेते थे, असेंबली करवाया करते थे, तलावत भी होती थी, उसमें भी छोटी सी स्पीच हुआ करती थी। और हाँ, शेर व शायरी का था कि अल्लामा इकबाल की बांगे दाराज अबे कलीम ये हमारे घर मौजूद होती थी। तो वालिद साहब कहते थे कोई भी नज़म निकाल कर किसको पढ़ो। आपको पता है वो कितनी मुश्किल शायरी है, और उसमें तहतुल लफ्ज कितना है, उसमें जेर जबर पेश है, और उसकी हमें अदायगी करनी है। वैसे तो हम रफली बात करते हैं, बट जब हम ये पढ़ा करते थे तो वालिद साहब बताया करते थे आवाज को यहाँ से ऊपर ले जाना है, यहाँ से नीचे ले जाना है। तो इस तरह से उर्दू इम्प्रूव होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि उर्दू की इम्प्रूवमेंट में आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ, वालिद और वालदा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो तरबियत चली रेडियो पाकिस्तान की एक अच्छी नामवर रिफत कयूम साहिबा ने की। आपने कितने लोगों की तरबियत की? हाँ, अब है, अब ऐसे हमारे पास इंटर्नशिप पर आते हैं, और जो नई लड़कियां भी ऑडिशन हो रहे हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान पर, तो जो नई आती है ना लड़कियां माइक के आगे बैठने के लिए, तो उनको हमें दिया जाता है 3 माह के लिए कि आपने इनको ट्रेन करना है, और उनको कहते हैं भाई ये हमारी मैडम है और ये आपको बिल्कुल पॉलिश कर देंगी। और ऐसा होता है, कितनी लड़कियां हैं जो आजकल बच्चे भी आ रहे हैं जो सीख रहे हैं, उनको हम उसका आवाज के जेरो बम बताते हैं, माइक के आगे कैसे बैठना है, माइक के आगे हमने ऐसे ऐसे रब नहीं करना, माइक के अपने तकाजे होते हैं, माइक के आगे
اگر ہم جب مائک کے آگے بیٹھے تو ہمارا اور انجینئر کا ساتھ ہوتا ہے, کوارڈینیشن ہوتی ہے ہماری. اگر ہمارے ساتھ انجینئر کوارڈینیٹ نہیں کرے گا تو ہم مائک کے آگے بول نہیں سکتے, تو اس کے لیے ہمیں اشاروں کی زبان سمجھائی جاتی ہے. اگر کوئی گانا لمبا ہے, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, تو ہم اس کو یوں کہتے ہیں, ٹائم زیادہ ہے 2 منٹ, ہم کہتے ہیں اس کو کھینچ دو. اور کوئی حک اپ آ جاتا ہے, حک اپ مینس کہ ہمارے پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا, جو بھی اور انفارمیشن منسٹر کے, یہ 3 منسٹرز ایسے ہیں جن کا ہمیں لائیو دینا ہوتا ہے ریڈیو پاکستان پہ. چاہے کوئی بھی پروگرام چل رہا ہو, ہم اس کو کٹ کر کے فوراً کہتے ہیں کہ حک اپ دے دیں, تو وہ حک اپ پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں اس طرح سے. سائن اپ سے آپ کو یعنی کہ سمجھا بالکل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کسی مخصوص طبقے کے لیے لکھتی ہیں آپ؟ جی ہاں, میں یہ بات کہوں گی کہ میں ایک مخصوص طبقے کے لیے لکھتی ہوں. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے آگے چل کر ہمارے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. میں نوجوان طبقے کے لیے لکھتی ہوں, چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے, مگر جو نوجوان نسل ہے ہمارے یہاں کے, میں تعریف کروں گی, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. میں کہتی ہوں ان کے اندر اتنا جنون, اتنا جذبہ ہے, جو میں دیکھتی ہوں نا. آج کل ایک دور تھا جب بچوں کو اور بچیوں کو کہا جاتا تھا کہ آپ اردو سیکھ لیں گے, آپ سمجھے آپ آدھے کامیاب ہیں. بالکل ایسے ہی. مگر آج کل کے بچے ایسے نہیں ہیں. آج کل کے چھوٹے بچے بھی وہ 100 منٹ سے 100% لیتے ہیں. ٹیچرز کے پاس ہم گئے, ہم کالج یونیورسٹی سے بھی, میں یونیورسٹی میں ہوتی تو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم ان کے نمبر کس چیز پر کاٹیں. بالکل صفائی میں, ستھرائی میں, لکھنے میں, خوبصورتی میں, سوالوں کے جواب میں. اگر جہاں ایک آپشن مانگا گیا وہ 3 آپشن آگے سے دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے نوجوان بچے بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے لائق ہیں اگر ان سے صحیح کام لیا جائے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ملکی حالات میں دیکھتی ہوں ہماری اس نوجوان نسل کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کو غلط راہ پر ڈالا جاتا ہے. یہ بڑے نوجوان جو ہیں, یہ نوجوان بڑے معصوم, بہت سیدھے سادے ہیں, یہ شکار ہو جاتے ہیں. مجھے ان سے کہنا ہے خدا را آپ ماں باپ کی امیدوں کے علاوہ آپ پاکستان کی امید ہو. پاکستان کی باغ دور آپ لوگوں کے ہاتھ میں آنی ہے. آپ علامہ اقبال نے دیکھیں آپ کے لیے کیا کیا کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس راہ پر چلیں, آپ اپنے آپ کو, آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد علامہ اقبال کی پوئٹری پڑھیں. میں کہتی ہوں آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا اس وقت لوگوں کا رویہ کیا تھا, اور آج 2023 میں لوگوں کا رویہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب میں نے لکھنا شروع کیا اور میری شاعری بھی آئی اور میرا کالم بھی آیا, تو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے کالم سٹارٹ کیا. تقریباً 8-9 سال ہو گئے. تو جب وہ اخبار میں آیا تو میں نے سب کو اخبار دیا, وہ آگے میں نے سینڈ کیا, تو سب سرپرائز تھے بڑا کہ بھئی یہ کیا. یہاں پر بھی میں بتاؤں, یہاں پر بھی میرے شوہر کی خواہش تھی, کہتے تم لکھو بھی, کیونکہ بولنا تو بہت بولتے ہیں ہم, مگر یہ ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں نا, اپنے معاشرے کو آبزرو کر کے بات کیجیے. ہم ہوا میں تیر نہیں ہمیں چھوڑنا, ہم ان نوجوانوں کو الزام نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے نوجوان بہت اچھے, میں ان سے درخواست کروں گی کہ خدا را ایسے کسی کے پیچھے مت چل پڑیں. اپنے دماغ کا استعمال کریں, اپنے دل سے سوچیں, اپنے ذہن سے سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے ماں باپ کی امیدیں کیا, ہم سے کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں ہمارے والدین نے, ہم ان کی امیدوں کا سہارا ہیں. تو جب میں نے لکھنا شروع کیا, میں نے سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے ہی لکھا, اور وہ یہ کہ کوئٹہ میں جلا دیا گیا تھا چرچ اور وغیرہ, ان نوجوانوں کو استعمال کیا گیا اور کہا یہ مائنورٹی یا میجورٹی اور یہ ہے مسلم ہیں. ہم مسلمانوں کی تعلیم ایسی نہیں ہے. ہم ایک چونٹی, ایک جانور کو مارنا ہم گناہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے پیر کے نیچے کوئی چونٹی آ رہی ہو, میں نہیں, ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا پاؤں وہاں سے ہٹا, تو ہم کیسے مسلمان کسی اور کو ختم کر سکتے ہیں بام بلاسٹ سے. ہمارے مسلمانوں کی تربیت ایسی نہیں ہے. ہمارا نام استعمال کیا جا رہا ہے, ہمارے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے. وہ لوگ ہم سے خائف ہیں کہ جس دن اس قوم کے مسلمانوں نے انشاءاللہ اور اللہ اکبر کہہ دیا, یہ پوری دنیا کی کایا پلٹ دیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں مجھے یہاں کرنی ہے نہیں, مگر میں کروں گی. ہمیں پیکیجز میں الجھا دیا گیا, وہ کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیے رمضان المبارک میں عبادت کے دن ہوتے ہیں, رمضان المبارک میں اسپیشل پیکیجز پوری رات کے دیے جاتے ہیں کہ یہ نوجوان دین کی طرف مت جائیں, یہ اپنے مذہب کو فالو مت کریں, یہ الجھے رہیں اس میں. یہ ٹریجڈی ہے. اس لیے میں نے لکھنا شروع کیا, اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ ہمارا سرمایہ ہو, ہماری امیدیں ہو, ہمارا پاکستان ہو. آپ قلم کے ذریعے آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں گی؟ بالکل میں کرتی ہوں اور میں کرتی رہوں گی. حالانکہ مجھے میرے بھائی صاحب ہیں,
उन्होंने भी कहा कि भाई इस किस्म की बात, मैंने कहा नहीं जो हक बात है मैं वो करूंगी। हमारा नौजवान बहुत अच्छा, मैं उसको कोई ब्लेम नहीं करूंगी। और एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगे। शमा के साथ हमने बहुत सी बातें की, आपने भी शमा के जिंदगी के बारे में जाना, शमा ने कैसे आगाज किया अपने इस सफर का। अब अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अपने दूसरे प्रोग्राम में हम शमा को दोबारा जहमत देंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अच्छा